चलिए, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों वेक्टर 3D। तो वेक्टर 3D एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा अलग चैप्टर है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री अलग चैप्टर है। तो जो वेक्टर 3D रहता है, जो वेक्टर अलजेब्रा रहता है, उससे कोई भी चीज़ नहीं घटी। जो पहले आती थी वही आज भी आती है, आज से मतलब 2 साल पहले जितनी आती थी। और ये वन ऑफ द टफ टॉपिक है वेक्टर 3D। तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों एकदम लिंक्ड है। अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ें तो आप 3D नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और चलिए तो शुरू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में। कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है? 3। अरे कैसी लाइनें बन गई, ठीक है। एक को हम बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस, एक को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और एक को बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 चीजें होती हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, अगर आपको पता हो तो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, पता है? तो इसीलिए 3 एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई, जेड। अच्छा एक बताइए, 2 डायमेंशनल स्पेस में कितनी एक्सिस होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक्स और वाई। 2 डायमेंशनल स्पेस में कितनी एक्सिस होती हैं? 2, एक्स और वाई। 3 डायमेंशनल एक्सिस में 3 स्पेस रहती है। अच्छा 2D में एक 2 एक्सिस 2D को कितने पोर्शन में बांटती है? 4। तो एक 3 डायमेंशनल प्लेन, आराम से सोचो, 3 एक्सिस, एक 3 डायमेंशनल प्लेस 3 डायमेंशन स्पेस को कितने हिस्से में बांटेगा? 8। कितने स्पेस में बांटता है? 8। तो लिखेंगे 3 एक्सिस डिवाइड्स a 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशन स्पेस इन 8 ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं उन लोगों को? ऑक्टेंट। यहाँ पे क्वाड्रेंट यूज करते हैं, वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑक्टेंट, ठीक है। अब बच्ची ने कैसे बताया? बच्ची ने बोला x है, y है और z है, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो x कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 तरीके से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वैसे z भी कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 तरीके से, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ या नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। वैसे z भी कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 तरीके से। तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसलिए कितने टुकड़े हुए? 8। ओके, ठीक। और इसको बोलते हैं, जहां तीनों लाइन मीट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां तीनों लाइन मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। कोई इशू किसी को? नहीं। अब बच्चों किस ऑक्टेंट में क्या चीज पॉजिटिव रहती है याद रखना है। तो जो पहले के हैं, पहले के जो 4 हैं वो हूबहू वैसे ही हैं जो हम लोग रेक्टेंगुलर मतलब अपने 2D सिस्टम में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, याद है। लेकिन इसमें क्या ऑक्टेंट्स लोगे तो z सब में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक z होता है पॉजिटिव और बाकी सब सेम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे पहले होता था वैसे ही आज है, फर्स्ट ऑक्टेंट में वही होता है, सेकंड ऑक्टेंट में भी वैसे ही होता है, थर्ड में भी वैसे ही, फोर्थ में वैसे ही। और फिफ्थ से 8th ऑनवर्ड्स है ना, फिर से वापस फिफ्थ फर्स्ट जैसे ही होता है लेकिन उसका z नेगेटिव होता है, सिक्स्थ सेकंड जैसे ही होता है जिसका z नेगेटिव होता है, सेवेंथ थर्ड जैसे ही होता है उसका z नेगेटिव, 8th फोर्थ जैसे ही होता है उसका z नेगेटिव। बाकी चारों का z नेगेटिव होगा, बाकी हूबहू सेम रहेंगे। जैसे अगर कोई लिख दिया 2 -4 -4, तो ये कौन से ऑक्टेंट में बताइए? 8th, है ना। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसे तो फोर्थ में होता है, ऐसे तो कैसे में होता है? फोर्थ में।
लेकिन z भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा हो गया, 8th। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे पहचान लोगे ना आप लोग। अगला है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे एक 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट है, इसको एक को बोल दिया x1 y1 z1, और इसको बोल दिए a पॉइंट, इसको बोल दिए b पॉइंट x2 y2 z2। दो लोगों के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों, जो डिस्टेंस फॉर्मूला रहता था ना वो इसी को एक्सटेंड की गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कैसे आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, कैसे आता है कैसे बताएं इसे। बताएं, कोशिश करता हूँ बताने की, नहीं समझ में आएगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए, ये क्या है x1 y1 z1, ठीक। ये पॉइंट बी है, ये है x2 y2 z2, ठीक है, ओके। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं ये डिस्टेंस, क्या निकाल रहे हैं, AC, ठीक। अब ये आपको दिख रहा है, ये AC, ये जो प्लेन बना ना ये इसके पैरेलल है। AC क्या है, XY प्लेन में, ओके। और XY प्लेन पे सीधा नहीं रखा हुआ है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे सीधा रखा हुआ है, नहीं, तो 3D है बोल के नहीं दिख रहा है, ठीक है। AC XY प्लेन पे कैसे भी रखा हो सकता है, ऐसा भी रखा हो सकता है, ऐसा, या ऐसा भी रखा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन x और y कोऑर्डिनेट आपके कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा AC, वो XY प्लेन में उन पॉइंट्स का डिफरेंस है, मतलब इसी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, लेकिन z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है, समझे बात को। हाँ सेम रहेगा, ठीक है, x2 y2 और z कोऑर्डिनेट्स सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों सेम प्लेन पे। तो इन लोगों का जो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या निकलेगा, AC। z सेम है इसलिए उसको दोनों का डिफरेंस, मतलब एक ही हाइट पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेन में। अब ये क्या बनाएंगे 90 डिग्री, और ये A भी लिखेंगे। ये जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों वो रहेगी z2 माइनस z1, क्यों, क्योंकि ये z एक्सिस के अलोंग का डिफरेंस है। किसके अलोंग का डिफरेंस है, z एक्सिस के अलोंग। तो अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आ जाएगा, ओके। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो उतना लोड नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जब 3D में बहुत अच्छे से घुसेंगे तब तो सब चीज़ समझोगे ही आप लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये बहुत समझने की बात है कि ये जो सीधा मैं ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे बनाया हूं ना, तो ये जो AC बनाया हूं वो सीधी लाइन नहीं है, वो अलोंग द प्लेन XY प्लेन लाइन है एक, वो कैसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं ऐसे ऐसे हाथ को हिलाऊं या ऐसे हिलाऊं, आपको अंतर दिख नहीं रहा होगा कुछ कैमरा में, या आप लोग, है ना, रेड नहीं है, तुमको दिखी ऐसी रही होगी, हमेशा तुमको ऐसा लग रहा होगा सीधी लाइन है, लग रहा है ना, ये मेरा हाथ, ठीक। चलो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला भी सेम रहता है जो हम लोग वहां पढ़ते हैं, एक हो गया A, एक हो गया B, और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया C, जो इसको m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट लिख दिए x2 y2 z2। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हो गए, C का x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो होगा बच्चों mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। C का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n।
और सी का जो जेड कोऑर्डिनेट रहता है वो होता है mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m+1। ठीक है, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे सेक्शन फॉर्मूला से। ये पॉइंट क्या है, किसका किसका है बच्चों, ये इंटरनल डिवीजन। किसका है ये, इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन रहता तो ऊपर और ऊपर नीचे माइनस साइन हो जाता है। एक्सटर्नल के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, जैसे ये है ऐसा, तो ये ए ये बी, इस बार सी ये है, ये डिस्टेंस m इज टू n है, बाकी ए और बी सेम है। तो क्या होते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स, mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन, my2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन, mz2 माइनस एन z1 अपॉन m माइनस एन। ओके, क्लियरिटी समझ में आई सबको। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, मीडियन निकालना, मिड पॉइंट निकालना, है ना। ठीक, मिटाओ पलटू, मतलब क्या क्या एप्लीकेशन है, मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट क्या होता है, सोचिए, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। ठीक है, एक ट्राइंगल बना है बच्चों हमारा, क्या बना है, एक ट्राइंगल। उसमें अगर मान लो ये b है, ये c है और ये a। b के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, c के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक, और आपको AD अगर मीडियन है और D निकालना है, AD अगर मीडियन है और क्या निकालना है, D निकालना है। तो D कैसे निकालोगे, AD मीडियन, तो D क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा, है ना, किसका, BC का। ठीक, अब इसी में एक और एप्लीकेशन बता दे रहा हूं मैं आपको भी। आपको अगर मान लो आपको निकालना है AD, लेकिन AD इस बार एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। किसी को याद है कैसे निकालते थे, किसको याद है, हाथ उठाइए। हाँ, AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब मेरे को ये कोऑर्डिनेट निकालना है, AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को, हाँ, ये साइड्स का रेशियो और ये रेशियो सेम रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, BD बाई DC विल बी इक्वल्स टू AD बाई AB बाई AC। तो वो वाले सेक्शन फॉर्मूले से इस्तेमाल करके वो निकालेंगे, है ना। AB और AD का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले, तो उससे पता चल जाएगा किस रेशियो में डिवाइड होता है। ओके, आ रही बात समझ में सबको, किसके लिए, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए। थ्योरेटिकल है शुरू में बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे R अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेशियो 1:1 रहेगा। कभी बच्चों R पता रहता है और रेशियो पता करना रहता है, तो रेशियो क्या मानते हैं, k:1 और k निकालते हैं। फिर उसके बाद वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये कहलाता है सेंट्रॉइड, है ना। ये कहलाता है इन सेंटर ABC। वहीं ऑर्थो सेंटर के लिए क्या यूज होता, 10A 10B 10C। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या यूज होता है, 10A x1 10B x2 10C x3 अपॉन 10A प्लस 10B प्लस 10C। ये क्या है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर है। ठीक, और वैसे ही सिमिलरली y के लिए ना आप लोग लिख लेना, 10A y1 प्लस 10B y2 प्लस 10C y3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3।
अच्छे से नहीं लिखा हूं मैं, साफ साफ आप मेरी बात तो सुन रहे हैं। y1 + y2 + y3 नहीं भाई, अपॉन 10a + 10b + 10c। मेरी बात तो सुन रहे हो ना आप लोग? याद है ना अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते, 10a x1 + 10b x2 + 10c x3 अपॉन 10a + 10b + 10c। और वैसे ही सर्कम सेंटर क्या होता था? sin 2a। सर्कम सेंटर में क्या यूज होता है? sin 2a sin 2b sin 3। तो x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c। अच्छा, इट इज हाईली मतलब मोस्ट हाईली रिकमेंडेड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक? वैसे अलग अलग साल में ही पढ़ाते हैं, ओके? कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं नहीं। और इन सेंटर के लिए ये लिख लीजिए, लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड के लिए ये लिख लीजिए, लिखा हुआ है। अच्छा, ए बी क्या होता है? अच्छा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के बारे में भी जान लीजिए। ट्रायंगल ऐसे वाला रहता है, ये ट्रायंगल रहता है ए बी सी। तो बी सी को हम ए बुलाते हैं, स्मॉल बी स्मॉल ए। इसको ए सी को हम स्मॉल बी बुलाते हैं, ए बी को हम स्मॉल सी बुलाते हैं। इस एंगल को हम कैपिटल ए बुलाते हैं, इस एंगल को हम कैपिटल बी बुलाते हैं, इस एंगल को हम कैपिटल सी बुलाते हैं। तो यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है ना, और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। तो समझिए वो चीज़ क्या है, ओके? अच्छे से नोट कीजिए, है कि नहीं यार? नोट करना पड़ेगा। एनीथिंग दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ऐसे लोग जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। एग्जाम्पल पता है आप लोगों को? वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एल हो गया, है ना? ये क्या हो गया? एल। तो इसका डायरेक्शन क्या है? ऐसा ऐसा डायरेक्शन लिखे, ये एल है, इसका डायरेक्शन ये। तो दोनों सेम चीज नहीं है ना? एक का डायरेक्शन ऊपर है तो एक का डायरेक्शन नीचे है। कोई लिखा मेरे से ए बी वेक्टर, इसका मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाते हैं। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए से बी की ओर, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ए बी वेक्टर, ओके? अब वेक्टर को ना बच्चों हम लोग जैसे ए बी वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर ये लगाते हैं ऐसा एरो, या फिर कई लोग एरो नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देते हैं। और कई लोग गाढ़ा ए और बी लिखते हैं, एकदम गाढ़ा ए बी लिखा रहता है। ये तीनों चीज क्या कहलाती है? वेक्टर। जैसे ए के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी बोल के, ओके? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, सी डी का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रॉम सी टू डी। और डी सी, डी टू सी। बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है ना? सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, ओके? बात समझ रहे हो? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ओके? किसी को दिक्कत नहीं? तो ये क्या है? क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। लिख चुके थे। पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट टर्म इज पोजीशन वेक्टर। तो जो बेसिकली बता रहा हूं मैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे एक
3D स्पेस में यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया मैं, यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया P, ये x1 है, y1 है और z1 है, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से इसको जोड़े, है ना, और O से P की ओर ही डायरेक्टेड रहे, ओरिजिन से P की ओर डायरेक्टेड रहे, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओके, क्या बुलाते हैं हम लोग उसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो कोई पोजीशन वेक्टर Q बोल रहा है, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? OQ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? कंसिडर ए पॉइंट इन स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट दिस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब इन लोग के बीच का डिस्टेंस जो रहता है वही मैग्नीट्यूड कहलाता है। वो क्या होगा? OP के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरा तो 0 0 0 ही है। तो बच्चों ये जो अगर x1 y1 z1 को हम ले लिए x y और z नॉर्मल, तो इस वेक्टर को बोलते हैं हम लोग आर, रेडियल वेक्टर। क्या वेक्टर बोलते हैं? रेडियल वेक्टर, नाम है, डिनोशन है। अगर P क्या है? एक्स वाई जेड, तो OP वेक्टर को उस समय क्या बोलेंगे? रेडियल वेक्टर। वैसे A पॉइंट के इसको स्मॉल a डिनोट कर दिए, इसको स्मॉल b कर दिए, इसको स्मॉल c कर दिए, सब क्या है? पोजीशन वेक्टर है ABC का। और सिर्फ A मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है ये? ओरिजिन। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी ऐसे मत लिखो, अभी वो कोऑर्डिनेट्स वो नहीं बताया ना, XI YJ Z के, पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी चलो अगर पता है तो ये ध्यान रखिए। R को हम लिखते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK, लेकिन ये AIJ के क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। ये बच्चे कुछ लोग कॉपी में लिख लिए आगे से, इसलिए थोड़ा सा हो गए, ठीक। आगे नहीं नहीं नहीं, पूरा कुछ नहीं लिखना, बस ये जानना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब पॉइंट का, मतलब पॉइंट और ओरिजिन को जोड़ने से जो वेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या बोलेंगे? पॉइंट और ओरिजिन को जोड़ने से जो बनेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ओरिजिन टू पॉइंट। क्या होना चाहिए? ओरिजिन टू पॉइंट। बढ़े आगे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोस। तो बच्चों देखिए, मैंने बनाया ये O है मान लीजिए, और यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसको बोल दिया हम लोग x1 y1 z1, और ये एक OP वेक्टर लिखे। हम क्या लिखे? OP वेक्टर। तो OP वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। जो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। जो y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और जो z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग गामा, ठीक है। OP जो x के साथ बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा, जो y के साथ बनाता है उसको बोलते हैं बीटा, और जो z के साथ बनाता है उसको हम बोलते हैं गामा, है ना, गामा, ठीक। तो जो इनका कॉस रहता है, मतलब कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा, कॉस ऑफ गामा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, टेक। ठीक, अब जैसे बेसिकली जैसे अगर एक अभी के लिए मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं, तो जैसे कोई एक वेक्टर लिख दिए a बराबर 5i
प्लस 3J प्लस 7K, है ना। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, बस हल्का सा, ज़्यादा लोड नहीं लेना। ये जो I का कंपोनेंट है, जो किसका कंपोनेंट है, I का कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं I का डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं, I का डायरेक्शन रेशियो। जो J का कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, J का डायरेक्शन रेशियो। जो K का कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, K का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है A बराबर, क्या लिखेंगे, A1I प्लस A2J प्लस A3K, तो A1 A2 A3 क्या कराते हैं, डायरेक्शन रेशियोस अलोंग, वो क्या बोलने से, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एक कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। फिर A2 क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग क्या, y। और A3 क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग z। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन। अब ए वेक्टर को ही, वेक्टर को, ये वेक्टर है, तो इसको अगर थ्री टर्म में बुलाएंगे तो इसको क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इक्विवेलेंट टर्म है, जैसे इक्विवेलेंट टर्म, इक्विवेलेंट टर्म बोलते हैं, इक्विवेलेंट टर्म बोल दीजिए। अगर वेक्टर की भाषा में लोग वेक्टर बुला रहे हैं तो 3D की भाषा में उसी चीज को हम बुलाएंगे डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, 3D की भाषा में उसी चीज को क्या बुलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। देखिए, जैसे ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पे ले लिया A, यहां पे ले लिया B, ये है 2 4 6, ये है 1 5 8। तो AB वेक्टर क्या लिखोगे, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, B माइनस A लिखते हैं। क्या लिखते हैं, B वेक्टर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। क्या लिखते हैं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB वेक्टर तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 I प्लस 5 माइनस 4J प्लस 8 माइनस 6K। तो ये वेक्टर है, तो माइनस I प्लस J प्लस 2K, तो ये वेक्टर है AB। और कोई अगर कोई AB को ऐसा लिख दिया, AB को क्या लिख दिया, -1 1 और 2, तो इसी चीज को हम क्या बुलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट टर्म है। वेक्टर की दुनिया में इसको वेक्टर बुलाते हैं, वेक्टर की दुनिया में क्या बुलाते हैं, वेक्टर बुलाते हैं, और 3D की दुनिया में इसको क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, लिखिए लिखिए आराम से लिखिए। ओके, अब पीछे चलते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म है ना, और बहुत सारे इक्विवेलेंट टर्म होते हैं। जैसे 3D की दुनिया में जो पॉइंट रहता है, जो इस चीज को पॉइंट बुलाते हैं, वेक्टर की दुनिया में उसको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, बोलिए, पोजीशन वेक्टर। क्या बुलाते हैं, पोजीशन वेक्टर। 3D की दुनिया में जो डायरेक्शन कोसाइन बुलाते हैं, जिस चीज को हम क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, उसको वेक्टर की दुनिया में यूनिट वेक्टर बुलाते हैं। उसको वेक्टर की दुनिया में क्या बुलाते हैं, यूनिट वेक्टर। अब ये कैसे हुआ अभी बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिक नहीं, यूनिट, यूनिट। जो वेक्टर की दुनिया में R होता है वही 3D की दुनिया में X Y Z होता है।
ठीक है। खैर अपन कहाँ थे, डायरेक्शन कोसाइन पे थोड़ा सा और बात कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग को एल भी बुलाते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग को बी एम भी बुलाते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग को एन भी बुलाते हैं, एल एम और एन। ठीक है। हरिया को नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखें कि ऐसा क्यों हुआ, यूनिट वेक्टर क्या टर्म है और इस तरह क्या बोल रहे हैं। देखिए फिर से एक बार फोकस करते हैं। ये एक वेक्टर है अपना O, इसको बोल दिए P। ये पॉइंट क्या था, X Y Z। ये एंगल क्या था, अल्फा। ठीक, ये एंगल अल्फा था। अगर मेरे को ये डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई और जेड क्या होगा, जीरो। जैसे अगर 2D में कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में रहता है तो उसका वाई जीरो रहता है, 3D में कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में हो तो उसका वाई और जेड तीनों जीरो होगा। तो इसको बोल दिए ओ बी बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर कॉस बीटा निकालते तो y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होता। कोई इशू किसी को इस बात पे, क्यों होगा ऐसा करके। और कॉस गामा निकालते तो क्या होता है, z1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों। तो अगर कोई ओपी वेक्टर लिखा है क्या, x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर which has magnitude क्या बच्चों, 1। डायरेक्शन वैसी, मतलब अगर ओपी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो ओपी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो हम उसको ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं पता है आपको, ओपी डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ओपी डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओपी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर आ रहा है समझ में सबको, है ना। तो ओपी क्या है, तो उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर आई, x2 y1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर k, और फिर क्या था अगला, z1 अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। आई के बाद जे आता है, के लिखवा दियो आप लोग मेरे से। ठीक है, तो व्हाट इज दिस बच्चों, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, इस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अगर ओपी यूनिट वेक्टर लिखा है इसका मतलब कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के। तो ये वेक्टर की भाषा में यूनिट वेक्टर है, और डायरेक्शन कोसाइन 3D की भाषा में इसी को क्या बुलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, बात समझ में आई। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अच्छा एक बार आप ये तीनों को ऐड तो कर दो बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा देखिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा,
z1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब मैं जब तीनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x सेम, तो नीचे इकट्ठा लिख देंगे, और न्यूमरेटर भी क्या आ रहा है, सेम, तो आंसर क्या आ जा रहा है, 1। आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो याद रखिए इसको क्या भी बोलते हैं हम लोग, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका बच्चों इनिशियल वेक्टर एंड टर्मिनल वेक्टर सेम हो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसका इनिशियल वेक्टर जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, 0, और उसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहां से यहां तक लिख लेना बच्चों। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, और डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते उसका, और मैग्नीट्यूड 0 होता है। इससे डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर। ये जीरो नहीं है, क्या है, नल वेक्टर। ये जीरो वेक्टर जो भी आप बुलाते हैं, वेक्टर, ए वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये लिख लेना। वो किससे डिनोट होता है, ए कैप। ठीक है, किससे डिनोट होता है, ए कैप। ये चीज लिख लेना, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है। ये तीन चीज, जो व्हाइट से मैं डब्बा बनाया हूं उसको लिख लीजिए, और बाकी रीड कर लीजिए। ओके, बहुत सारा थ्योरी है बच्चों, क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वेक्टर, दो या मोर वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। जैसे ऐसे बना दिया, ये ए बोल दिया, इधर बी बोल दिया, इधर सी बोल दिया, इधर डी बोल दिया, तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर है ना, और ए डी वेक्टर, ये सब एक ही पॉइंट से शुरू हुए हैं, और बस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर जो सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू होते हैं उसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। हाँ, ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, है ना। जैसे ये एक वेक्टर बना दिया मैंने, और ये एक वेक्टर बना दिया। अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, इक्वल वेक्टर्स। अगला क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो मैग्नेट, हाँ, जैसे एक वेक्टर मैंने ए बी बना दिया, तो ये ए है, और यहीं पे वेक्टर मैंने बी ए बना दिया, तो ये है, तो ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए। तो सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, एग्जैक्टली अपोजिट। वेक्टर whose magnitude is same but whose direction is opposite, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर, वेक्टर्स whose initial point are not specified is called free vector, है ना। जो बच्चों मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स, मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ना हो, या जिसका डायरेक्शन मैटर करे लेकिन कहां लग रहा है वो मैटर ना करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैटर ना करे। एग्जाम्पल, जैसे भूमि, जैसे फोर्स पढ़ते हो वो फ्री वेक्टर पढ़ते हो आप, लेकिन वहीं जब टॉर्क पढ़ते हो तो वो पोजीशन, वो रहता है, फ्री नहीं रहता, वो फिक्स्ड वेक्टर रहता है। वो पोजीशन पर डिपेंड करता है कहाँ लगा रहे हो, ताकि घूमेगा पलटेगा, किस, समझ रहे हो। जैसे डब्बा में आप फोर्स वाला जो
पूरा स्टडी जो करते हो उसमें यहाँ लगाऊंगा या यहाँ एरो लगाऊंगा, यहाँ एरो लगाऊंगा, कोई फर्क पड़ता है आपको? नहीं ना। लेकिन अगर वही रोटेशन चैप्टर में यहाँ लगाओगे तो रोटेट, ठीक है। तो लेकिन मैथमेटिक्स में हर वेक्टर क्या है? जोर से बोलो। लोकलाइज्ड वेक्टर ऐसी टर्म है, बल्कि फोकट का टर्म है ना। तो एक वेक्टर जो गिवन वेक्टर के पैरेलल हो और जिसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स हो। जैसे एक वेक्टर ये है, मान लीजिए ओ बी बना दिया, ये बी वेक्टर बना दिया। अब मेरे को इससे पैरेलल एक वेक्टर बनाना है जो पी से शुरू हो, तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर। कोई टर्म की जरूरत नहीं है, फोकट है। वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बट थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। इस टर्म का कोई यूज नहीं है बच्चों, है ना। इस पे फिक्स्ड पॉइंट से, हाँ, उस पॉइंट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन नहीं, पैरेलल रहेगा, पैरेलल रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, पैरेलल रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा जहां से आप बना रहे हो। पैरेलल, एंटी पैरेलल, क्या क्या बोलते हो। देखिए पैरेलल वेक्टर जो आप समझते हैं पैरेलल लाइन जैसा नहीं होता ना। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम सपोर्ट और सेम पैरेलल सपोर्ट। ये सब फालतू लाइनें हैं। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है कि उनका या तो डायरेक्शन सेम होगा या एग्जैक्टली अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड से फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे कोई लेना देना नहीं, इनका डायरेक्शन या तो सेम होगा या ठीक अपोजिट होगा। मतलब ओ ए सी बी ई डी, ओ ए सी बी ई डी ये सब क्या है? एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर्स मे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड द डायरेक्शन मे बी सेम और अपोजिट। अब उसके अंतर्गत जिनका डायरेक्शन सेम रहता है उसको बोलते हैं लाइक, और जिसका डायरेक्शन अपोजिट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनलाइक। ठीक है, मैग्नीट्यूड का कोई लेना नहीं है, डायरेक्शन सेम या अपोजिट रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों डेफिनेशन अपने मन से बना लीजिए कॉपी में। क्या बनाना है? पैरेलल वेक्टर्स आर वेक्टर व्हिच हैव सेम और एग्जैक्टली सेम या एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा लिखिए। पैरेलल वेक्टर्स मे हैव इक्वल, नहीं क्या, सेम और मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है पैरेलल से। अब उसके अंतर्गत दो वेक्टर, एक लाइक और एक अनलाइक। लाइक में जिसमें सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर। लाइक और अनलाइक पैरेलल वेक्टर की कैटेगरी है। लाइक और अनलाइक किसकी कैटेगरी है? पैरेलल वेक्टर की। अगर सेम डायरेक्शन है तो हम बोलते हैं लाइक, अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको बोलते हैं अनलाइक। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? लाइक। और ये किसका एग्जांपल हो गया? अनलाइक। पूरा बनाइए, चित्र वित्र सजाइए। कोलिनियर वेक्टर बच्चों एक ही लाइन पे होने चाहिए, या जैसे नहीं, पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर के अंदर आ जाते हैं क्योंकि ये फ्री वेक्टर रहते हैं ना मैथ्स में, तो उठा के नीचे ले आते हैं। तो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन और पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, सेम हो या एग्जैक्ट अपोजिट हो। सिंस देयर मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, वी कैन फाइंड सम स्केलर टू मल्टीप्लाइड। मतलब एक को अगर दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सके, मतलब a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b लिख सकते हो अगर, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, है ना। पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत ही आता है, कोई अंतर नहीं है, ओके। लेकिन a को क्या किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके b के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर, ओके। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, दोनों का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है तो लैम्डा नेगेटिव होगा। कोलिनियर वेक्टर्स को डिपेंडेंट वेक्टर्स भी बोला जाता है। बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम फ्री वेक्टर कंसिडर करते हैं, ओके। तो अगर किसी वेक्टर को ए को इन टर्म्स ऑफ बी लिख सकें या बी को इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकें तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर।
या डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगला टर्म है नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर ए को बी के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर। वो ना तो मतलब पैरेलल नहीं रहेगा, वो क्या नहीं रहेगा, पैरेलल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल बना दी, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा पैरेलल नहीं रहेगा, या ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, ये एग्जांपल जो बनाया या ये एग्जांपल जो बनाया वैसा नहीं रहेगा वेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्या भी बुलाते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेक्टर। अगर ए को आप कुछ लैम्डा टाइम्स बी करके नहीं लिख पा रहे हो, ए इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। कोप्लेनर वेक्टर है ना, जैसे जैसे ये जो बोर्ड बनाया, एक 2D स्पेस को बोलते हैं हम लोग प्लेन। एक 2D स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन। जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, ये स्क्रीन हो गई टीवी की, जमीन हो गई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन। तो अगर 2D स्पेस में पैरेलल वेक्टर, एक ही स्पेस पे, एक ही 2 डायमेंशन प्लेन में वेक्टर रखे हों, स्पेस बार बार निकल रहा है, एक ही 2 डायमेंशनल प्लेन में जितने भी वेक्टर रखे हों उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये अपना जो बोर्ड बना रहा हूं, ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया, ऐसा वेक्टर बनाया, ये सब के सब बोर्ड में जितने भी वेक्टर बना रहा हूं सब के सब क्या है, कोप्लेनर। एक वेक्टर ऐसा बना दिया अगर इधर इधर वाला, तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाता बाकियों से। ठीक है, तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर या नॉन कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। दो अगर पैरेलल वेक्टर है या नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर। इसका कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर आप बनाए हो तो वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। ये सब पता नहीं फालतू लिख रहा है। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। जैसे 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे, एक लाइन तो होंगी जहां पे दोनों पॉइंट लाई करें। वैसे ही 2 वेक्टर अगर बनाए हो तो एक प्लेन जरूर ऐसा होगा जो जिसमें वो दोनों वेक्टर्स लाई करते हो। क्या हुआ रहा, 2 वेक्टर्स, 2 पैरेलल वेक्टर्स और नॉन कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल में सब वो आ गए, और नॉन कोलिनियर में, पैरेलल में वो आ गए जिनका डायरेक्शन सेम होता है और अपोजिट होता है, और नॉन कोलिनियर में वो आ गए जिनका सेम और अपोजिट नहीं होता, मतलब सारे एंगल आ गए। तो वो हमेशा क्या होंगे, क्या होंगे, कोप्लेनर। और वो हमेशा एक यूनिक प्लेन बनाएंगे, एक यूनिक प्लेन में हमेशा रहेंगे। ठीक है, और उसी प्लेन में अगर कोई तीसरा चीज है, जैसे मान लो एक प्लेन बना हुआ है जो ए और बी से बना हुआ है, ये ए से, ये बी से, ये ए बना दिया और ये बी लिख दिया, ये एक पूरा प्लेन बना हुआ है। ठीक है, इसी प्लेन में अगर कोई वेक्टर है सी, इसी प्लेन में कोई वेक्टर है अगर सी, तो मैं सी को अगर वो ए और बी के प्लेन में लाई करता है तो उसको लैम्डा ए प्लस म्यू बी जैसे लिख सकता हूं, है ना। अगर वो नहीं लिख पाऊंगा तो सी कोप्लेनर नहीं रहेगा ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, तो सी कैन बी रिटन एज linear combination of A and B if C is coplanar with A and B vectors। जैसे कोलिनियर के लिए क्या करते थे, ए अगर लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हो तो कोलिनियर, और आप दो प्लेन तो हमेशा दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, उसके लिए कोई चेक नहीं करना है। अगर 3 वेक्टर के लिए चेक करना है, तो अगर तीसरा बाकी दोनों के टर्म्स में लिखा जा सके तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर। अगर नहीं लिख पाओ तो फिर वो कोप्लेनर नहीं, वो नॉन कोप्लेनर रहेगा। और 3 वेक्टर हमेशा एक 3D स्पेस में रहते हैं। अगला टर्म बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स,
देखिए सबसे पहले अपन लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ, जानते हो सब कोई। जैसे मैं एक ए बी, बी से सी, तो ए से सी, तो ए सी बराबर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, है ना। तो अगर ये दो वेक्टर को ऐड करें, कहने का मतलब ये है एक जहां से शुरू हुआ और खत्म हुआ, तो दूसरा वाला जो पिछला वाला जहां से शुरू हुआ है वहां से शुरू हो रहा है, तो उन दोनों का एडिशन का रिजल्टेंट का इनिशियल पॉइंट्स पहले वाले का इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट पहले वाले का फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ठीक है, अब इसको बोल दिया स्मॉल ए, इसको बोल दिया स्मॉल बी, इसको बोल दिया स्मॉल सी। ठीक, यहां पे एरो नहीं लगाना है। ठीक, मान लो मेरे को लिखना है एसी वेक्टर। क्या लिखना है, एसी वेक्टर। इस बार एसी वेक्टर किसके बराबर दिख रहा है बताओ, माइनस ऑफ सी। किसके बराबर दिख रहा है, माइनस ऑफ सी। ए सी का डायरेक्शन ये दिख रहा है, तो ये तो सी से ए का डायरेक्शन है, तो ए सी क्या दिख रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, सी। ठीक, अब आपको देखना है कि ए सी मतलब ए से सी की ओर जाना है ना। देसी तरीका बता रहा हूं कैसे देखते हैं, कौन सा तरीका है, देसी। ए से सी की ओर जाना है, तो ए से सी की ओर जाने का कोई और तरीका है, यस, इस रास्ते से चले जाओ। तो ए से सी जाने का एक और तरीका क्या है, ए प्लस बी। तो ए सी कितना है, माइनस सी, और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी। तो अगर एक ट्राइंगल में तीनों का डायरेक्शन सेम, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रखें, तो तीनों का वेक्टर सम क्या होता है, 0। तो जैसे ये ऐसा रखा हूं, या कोई ऐसा रख देता, ऐसा ऐसा ऐसा, तो भी वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता। ओके, नहीं समझ में आया? जैसे मैंने ये बनाया, इसको बोल दिया ए बी सी डी ई एफ, ये लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी, इसको लिख दिया डी, इसको लिख दिया ई। ओके, मान लो मेरे को ए एफ फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है, ए एफ फैक्टर। ए एफ फैक्टर मतलब ए से एफ की ओर, ए एफ वेक्टर मतलब क्या होता है, ए से एफ की ओर, ये होता है ए एफ वेक्टर। तो आपको ये सोचना है कि ए से एफ की ओर कोई और रास्ता है जाने का, यस, इधर रास्ते से चलो। सबसे पहले क्या पढ़ा, ए, फिर क्या पढ़ा, माइनस बी, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर पहुंच गए एफ, तो ये हो गया एफ। ठीक, क्लैरिटी है? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई तो इसमें बताइए मेरे को। ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये ए है, आपको बताना है ये वेक्टर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मार्क नहीं है वो वाला बताना है ना। नहीं समझ में आया, जिसमें मैं लिखा नहीं हूं ना वो अलग है, उसके ऊपर लिखना है। वेरी गुड। तो देखिए कैसे करना है, इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं, कोई और रास्ता है क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने का? कहां से आ सकते हो, नीचे से। तो पहले क्या पढ़ा, माइनस बी, फिर क्या पढ़ा, प्लस से। तो ये कौन सा वेक्टर है, ए माइनस बी वेक्टर है। क्या वेक्टर है, ए माइनस बी। दिख रहा सबको? तो ए माइनस बी वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए रहेगा, बी माइनस ए वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी रहेगा। ये सब फालतू बातें दो लोड में मत रखो, ठीक है।
कोई दिक्कत? इसको लोड में मत रखिए, बढ़ाया आगे। अगर ये एक वेक्टर बनाया, ये ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब जहां पे खत्म हुआ वहां से स्टार्ट होने वाला दूसरा वेक्टर बना लिया, ठीक है, इसको बी बोल दिया। तो याद रखिए जो पहले वाले का फाइनल पॉइंट है वो दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, क्या रहेगा? रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो कहां, वो वेक्टर होगा, और वो कहां से शुरू होगा? ए से शुरू होगा और सी पे खत्म होगा, ए सी वेक्टर। समझे बात को? तो सी बराबर क्या होगा इस केस में? होगा भी ना, सी मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, और कोई रास्ता है ना? नीचे से ये और ये, तो प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, एक ये बना वेक्टर और एक ये बना वेक्टर, है ना? एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं चाहता हूं आप लोग ए प्लस बी वेक्टर ड्रॉ करो और ए माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करो, बी माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करो। तीनों वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ। सबसे पहले बच्चों इधर ही पे फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाता हूं बी माइनस ए। क्या बना रहा हूं? बी माइनस ए। तो देखिए ये ऐसे वेक्टर बनाया मैं, है ना, इसी में बना रहा हूं बी माइनस ए, ऐसे बनाया। अब अगर मैं ऐसा लिख दिया, ऐसा एरो बनाया, ठीक है, तो यहां से यहां जाने का कोई और रास्ता है? इस रास्ते से जा सकते हो। तो पहले क्या पढ़ रहा है? ये क्या है? माइनस ए। फिर क्या पढ़ रहा है? प्लस बी। तो ये क्या हो गया? बी माइनस ए, ठीक है। अब इधर ही देखो, ये बी है, ये ए है। अब इसी में एरो इधर कर दिया, इसी में क्या कर दिया मैं? एरो इधर। तो इधर क्या पढ़ा पहले? माइनस बी और फिर प्लस ए। तो क्या बनेगा? ए माइनस बी। अब आप देखिए ये दोनों वेक्टर बने हुए हैं, ये बी है और ये ए है। अब मैं तीसरी लाइन अगर ऐसे खींचूंगा तो ऐसे ऊपर एरो बनाऊंगा तो बी माइनस ए बनेगा, नीचे एरो बनाऊंगा तो ए माइनस बी बनेगा। तो ए प्लस बी कहां बनेगा? उसके लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। कौन से वेक्टर को? ये वाले वेक्टर को। ये फ्री वेक्टर है, इसको उठा के यहां रख देंगे। तो अगर ये बी है तो ये भी क्या कहलाएगा? बी। और इन दोनों को मैं ऐसे ऐड करूंगा, अब ये वेक्टर क्या कहलाएगा? ए प्लस बी। आई बात समझ में? तो बच्चों ये अगर बी है तो ये भी बी है, ये ए है तो ये भी क्या है? ए है। व्हाट इज दिस फिगर? पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। तो अगला जो लॉ आता है वो आता है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इधर देखिए, पहले ये अगर मैं बनाया, ये क्या होगा? किसकी ओर डायरेक्टेड है? ए की ओर। तो ये ए माइनस बी वेक्टर। तो जो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल रहते हैं वो या तो ए प्लस बी दिखाते हैं या ए माइनस बी दिखाते हैं। एक बार फिर से साफ साफ सुंदर सुंदर बना देता हूं। ये ए है, ये बी है, बढ़िया सुंदर सा डायग्राम। तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? बी कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? ए कहलाएगा। क्यों? क्यों? सब मूव हो सकते हैं, है ना, पैरेलली मूव करा रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो एक ये वाला डायगोनल क्या कहलाएगा? ए प्लस बी। और ये वाला डायगोनल क्या कहलाएगा? इधर। तो पहले क्या पड़ेगा? माइनस बी प्लस ए। तो ये क्या है? ए माइनस बी। और ऊपर अगर एरो होता तो बी माइनस ए कहलाता है। तो दोनों डायगोनल कुछ ना कुछ होते जरूर हैं। एक ए प्लस बी होता है तो दूसरा क्या होता है बच्चों? ट्राइंगल लॉ। ये सब फालतू बातें हैं ना, रहने दो, ये सब इसको नोट करने की जरूरत नहीं। अगर कोलिनियर रहेगा तो ओ ए प्लस ए सी का सम ओ सी के बराबर होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोलिनियर में मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी। ये भी रहेगा और क्या रहेगा? एंड ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। अब इधर देखो ये कैसे हुआ? ओ ए प्लस ए सी। तो इसका जो फाइनल वेक्टर है इसका इनिशियल वेक्टर है। अगर मेरे को फाइनल बनाना है तो इन दोनों को काट दो।
ये क्या मिल जाएगा, ओ सी। ओ ए प्लस ओ बी क्या दोनों का सेम है, नहीं, है ना, पता नहीं क्या लिख दिया साला, ए सी इज इक्वल टू ओ बी लिखा है, कोई फिगर विगर होगा, कोई फिगर के बारे में होगा, है ना, कोई फिगर होगा जहां पे अपन को देखना होगा, फिगर पेश नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, पता नहीं क्या है ये, फिर ओ ए वन क्या लिखा हुआ, ये देखो, इस फिगर को देखो, है ना, मेरे को ओ ए वन प्लस ए वन ए टू ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या लिख सकता हूं, ओ ए टू प्लस, अगर ए टू ए थ्री रहता तो ये दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, इन दोनों को ऐड करके लिख सकता था ओ ए थ्री। वैसे करते करते कहां तक जाऊंगा, ए एन तक जाऊंगा, तो क्या मिलेगा, ओ ए एन। ओके, क्लैरिटी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, और एक बस ये लिख देना यहां से, ठीक है बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी बच्चों पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम in magnitudes and direction, then their sum represents the magnitude and direction of diagonal, ठीक है, और डिफरेंस भी डायगनल ही रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डायगनल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, दो एडजेसेंट साइड, तो ये भी क्या कहलाएगा, ए, और ये भी क्या कहलाएगा, बी, तो ये कहलाता है बच्चों ए प्लस बी। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखते हैं, एक लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, याद है आप लोगों को फिजिक्स में पढ़े हो, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए कैसे आया ये एंगल, ये इसको आगे एक्सटेंड किया मैं, थोड़ा पैरेलल नहीं बनाया आप लोग, अच्छा सुंदर पैरेलल बनाइएगा, मेरे से पैरेलल नहीं बन पाया, माफ कीजिए। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक। इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, तो ये ए है, ये क्या है, ए, तो इतना क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये आदमी क्या होगा, ए साइन थीटा। यहां पे जो ए और ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, ये बी, ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके, इसका कॉस कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट। तो अगर मेरे को ये चाहिए मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ये बड़ा वाला, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट बेस कितना लिखोगे, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हाइट किसके बराबर लिखोगे, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब इसको ओपन कीजिए, आपका आंसर अपने आप आपके सामने है, तो अंडर रूट ए मॉड बी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा आंसर, हाँ ना बोलिए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे बी और ए के ऊपर एरो नहीं लगाया हूं, मतलब वो मैग्नीट्यूड है बच्चों, है ना। अब दूसरा बच्चों, इसका डायरेक्शन क्या होता है ये पता करना है। दूसरा क्या पता करना है, ये डायरेक्शन क्या बनाया है बी के साथ, मान लो फाई, ठीक, टेन फाई, क्या लिखेंगे, टेन फाई बराबर, देखो टेन फाई मतलब ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको ना, देखो मैं गुलाबी कर देता हूं, ये ट्रायंगल, इसमें टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए
कॉस थीटा। तो ये कैसे, इससे क्या निकलता है, किस डायरेक्शन में है वो, कितने मतलब ऊपर है कितने नीचे। तो इसको बोलते हैं बच्चों ओवरऑल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आई बात। और ऑब्वियस सी बात है, ये चीज मैंने क्या बताई है, इसका क्या नाम होगा, किसकी ओर डायरेक्टेड है, किसकी ओर डायरेक्टेड है, अभी डायरेक्शन बनाया नहीं हूं, अब बताओ क्या होगा ये, बी माइनस से। कैसे, इधर जाना है तो सबसे पहले क्या पढ़ा, माइनस है, और फिर इधर क्या पढ़ा, प्लस बी, बी माइनस है। तो दूसरा डायगोनल भी कुछ ना कुछ रहता ही है ना। एक डायगोनल प्लस है तो दूसरा डायरेक्शन क्या है, डायगोनल क्या है, माइनस। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं कोई फर्क नहीं पड़ना। एसोसिएटिव होता है, पहले ए प्लस बी करके सी से ऐड करूं या पहले बी और सी ऐड करके ए से ऐड करूं, कोई मतलब नहीं। फिर ए प्लस नल वेक्टर जीरो होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ए प्लस ऑफ माइनस ए जीरो होता है, नल वेक्टर मिलेगा। तीसरा बच्चों इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जैसे देखो मैंने ये बनाया है ना, ये जो तीनों रहते हैं, जैसे ये ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने। चलो सी को मैंने ऐसा बना दिया, मान लो ऐसे तीन वेक्टर बना दिया, ऐसे देखो इधर ऐसा ऐसा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। सी बराबर क्या दिख रहा है, सी बराबर दिख रहा है ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब इस साइड का लेंथ होगा बच्चों, है ना, इस साइड का लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस साइड का लेंथ, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इस साइड का लेंथ। तो जो एक साइड का लेंथ दो साइड के लेंथ से या तो बराबर होता है, बड़ा ही होता है। ट्राइंगल अगर है, ट्राइंगल बना रहा है तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां बराबरी का एरो कब लगा है, जब तीनों एक ही लाइन पे हो। वो ट्राइंगल नहीं क्या बना रहेगा, कोलिनियर। ये ए हो, ये बी हो और ये ए प्लस बी हो, तब क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो तीनों का एरो कब लगता है, ये इक्वल्स टू कब लगता है, यहां पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब कोलिनियर हो। नहीं तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये लिखा है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वैसे ही बच्चों तीसरा साइड दोनों के डिफरेंस से बड़ा आता है हमेशा। चलिए अब यहां से क्वेश्चंस थोड़े थोड़े शुरू हो रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन, ट्राई करोगे खुद से, क्या बोलना चाह रहा है देखोगे। देखिए जैसे बच्चों ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना। ये अगर साइड बी है तो इसका लेंथ होगा सेट, और ये होगा ए प्लस बी, ठीक। इस एंगल को मैं एंगल 1 बोल दिया, इस एंगल को एंगल 2 बोल दिया, इस एंगल को एंगल 3 बोल दिया। अब ये दिया है कि ए प्लस बी बाइसेक्ट्स दिस एंगल, ये वेक्टर इन दोनों को बाइसेक्ट ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, इसका मतलब 2 3 के बराबर है। तो 2 के अपोजिट साइड क्या होता है, ए, 3 के अपोजिट क्या है, बी, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर आपको ये नहीं करना है, आपको यही सब करना है, क्या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करना है, मतलब वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। देखिए इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको भी मान लिया अल्फा, अल्फा अल्फा मान लिया, थीटा की जगह अल्फा, अल्फा वर्ड यूज कर लिया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग फॉर्मूला tan अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या लिखते हैं हम लोग, ए साइन थीटा लिखते थे वहां पे। तो थीटा यहां पे क्या है, 2 अल्फा अपॉन पी प्लस ए कॉस 2 अल्फा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा ए और बी बराबर। यहां पे ए और बी मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी है ना, ठीक। तो tan अल्फा क्या लिखेंगे,
साइन अल्फा बाई कास अल्फा। साइन टू अल्फा क्या लिखोगे? 2 साइन अल्फा कास अल्फा। और बी ए कॉस टू अल्फा को क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है सबको आना तो बोलो। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल। अब इधर इधर तो मॉड बी मॉड ए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ए कॉस अल्फा प्लस इंटी 2 मॉड ए कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी अंदर ले चलो। मॉड बी प्लस मॉड ए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस मॉड ए इज इक्वल टू 2 मॉड ए कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए। क्लियर है? तो ये वेक्टर से करोगे तो, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ज्योमेट्री जैसे भी यूज कर सकते हो आप, प्योर कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए ना। AO प्लस OB क्या बच्चों? AO प्लस OB। तो पीछे का O सेम है तो ये क्या बन जाएगा? AB। ठीक है, जहां से ये शुरू हो रहा है वहीं यहां पे खत्म हो रहा है, वहीं से ये दूसरा शुरू हो रहा है। वैसे BO प्लस OC तो देखिए इसका फाइनल पॉइंट और इसका इनर पॉइंट सेम है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? BC। अब ये AB बराबर BC है मतलब ये दोनों वेक्टर तो इक्वल वेक्टर है। पहली बात मतलब अगर ये कहीं यहाँ पे A पॉइंट होगा और कहीं यहाँ पे B पॉइंट होगा और ये बनाया मैं AB वेक्टर, ये AB वेक्टर होता है तो C पॉइंट को आपको बच्चों इसी लाइन पे ही बनाना पड़ेगा। क्यों? C को नीचे क्यों नहीं बना सकता? बोलो। क्योंकि हमको इक्वल वेक्टर बनाना है। इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और डायरेक्शन में भी इक्वल। तो ऐसा नहीं बना सकता कि C को यहां बना दिया। ओके, क्लैरिटी है? तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और डायरेक्शन में भी इक्वल। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन तो इक्वल है ही है। तो ऐसा कब होगा? दो ही केस हो सकते हैं, या तो सी और ए एक ही पॉइंट हो, सी नहीं तो भी नहीं हो सकता, तब एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। एक ही केस हो सकता है, सी कहाँ हो उधर आगे, तो बी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये क्या है? मिड पॉइंट। आ रही बात समझ में? ABCD is a pentagon. ABCDE is a pentagon. Prove that the resultant forces AB plus AE plus BC plus DC plus ED plus AC 3AC के बराबर होगा। तो बच्चों ये तो AC, एक AC तो मेरे पास ऑलरेडी है, 2 AC और लगाने हैं। तो देखो ये AB और BC तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? AC। दोनों का इसका फाइनल पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है। फिर देखो बच्चों AE और ED मिलकर क्या बना देगा? AD। और एक DC ऑलरेडी है और एक AC ऑलरेडी है। AD और DC की मिलकर क्या बना देगा? AC। कितने AC आ गए? 3AC। ओके, क्लैरिटी है? तो बच्चों इस थ्योरी को देखो, कुछ आज काम तो है नहीं ज़्यादा कुछ, बस इस थ्योरी को रिवाइज कर लेना और बाकी जो पीछे का पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। ओके, बाय।